Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Now we will discuss Financial Action Task Force that is called FATF. और ये चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका GS2 मेंस 2023 के लिए जो सिलेबस है मेंस का, उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनका इंडिया की पे इम्पैक्ट क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट में उनका बेनिफिट क्या है, क्या चीज़ें हैं, वहाँ जो आंसर्स जो हमें लिखने होते हैं क्वेश्चंस के, वहाँ पे अपन जो आंसर लिखते हैं उसमें FATF का एक बार जो जिक्र कर दें, उसका यदि मेंशन कर दें तो वो एक वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट हो जाता है कि हाँ हमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की समझ है, उनका नॉलेज है, तो वहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। FATF क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में यदि है भी तो उसके बाद में ये देखना है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, रिलीवेंस कितना है। तो रिलीवेंस बस हम जब देखते हैं तो हम हमारे जो नेबरिंग कंट्री है आपका जो पाकिस्तान है, उसी को लेके बार बार में हम ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अभी कौन सी लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, कौन सी में है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि वो एक तरीके से एक फिनोमेना सेट कर दिया गया ना कि मतलब जो अपना पड़ोसी जो स्टेट है, जो मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से आप लगाएं कि पड़ोसी जो कंट्री है वो कौन सी लिस्ट में है, वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कितना वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, कैसा है, वो देखने के लिए ये एक नज़रिया बेहतर सेट किया हुआ है गवर्नमेंट्स ने कि हाँ FATF है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके फिर देखेंगे कि FATF क्या है, एस्टेब्लिश कब हुआ, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसका एम क्या है, और इंडिया ने FATF को कब ज्वाइन किया। तो ये बेसिक चीज़ें रहने वाली हैं इस पूरे टॉपिक में, जो हमें देखना है। हमें यदि आपने पहले से आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नोट कर लें और अपना बेनिफिट इससे उठाएं। ठीक है, अब FATF को स्टार्ट करें। न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि FATF में की जो ये ग्रे लिस्ट है इसमें पाकिस्तान पहली बार था, तो ऐसा नहीं है, पहले भी काफ़ी बार पाकिस्तान रह चुका है इसमें। 2020 जो 2018 है जून में, इसमें थर्ड टाइम ग्रे लिस्ट में था, तो इतना खास रखने वाली बातें चीज़ इसमें नहीं है। बस आपको याद रखना है FATF क्या चीज़ है, तो वहाँ पर आप एक बार देख लीजिए क्या है। तो FATF आपका है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट जो आपकी जो फाइनेंशिंग है जिसको TF बोलते हैं, उसके लिए एक वॉच डॉग है। तो आपको बस याद, कोई पूछे कि FATF क्या है तो आपको कहना है कि एक वॉच डॉग है। और वॉचडॉग किस फील्ड में है, वो है आपका मनी लॉन्ड जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसमें है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है जिसे हम बोलेंगे PF, प्रोलिफरेशन आपका जो है उससे रिलेटेड है, तो उसको देखेंगे। PF जो नई चीज़ जोड़ी ये क्या है, लेकिन पहले जो इसका मैंडेट था वो था आपका ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की फील्ड में। एम क्या था इसका, एम था इसका इलीगल जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रिवेंट करने का। ओरिजिन कब था, कब बना, ये 1989 में बना। आपको मालूम होना चाहिए 1988 में इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है PC एक्ट यहाँ पे इलेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। और उसके एक साल बाद में इसको आप याद रख सकते हैं कि FATF जो है भाई करप्शन वाली चीज़ें हैं। करप्शन भी कहाँ होता है, करप्शन भी जो ब्लैक मनी है वही उसी से जनरेट होता है करप्शन से, तो उसी चीज़ से लिंक कर दें कि नेक्स्ट ईयर फिर आपका FATF बन गया ग्लोबली। G7 की समिट हुई थी पेरिस में, उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया। समिट जो हुई थी उसका काम था कि यहाँ पे पॉलिसीज़ को प्रमोट और डेवलप करना था, ताकि जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। ये तो इतना था पहले पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग ही इसमें एक पार्ट था इसका, 1989 से लेके 2001 तक। 2001 में जब US में जब टेररिस्ट अटैक जो हुए, उसके बाद में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया। मतलब USA को जब टेररिस्ट जो हमले हैं वो देखने को मिले, तो उसने अपना थोड़ा सा जोर लगाया, अपनी थोड़ी सी पहुंच लगाई, और उसने FATF में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग ही था। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ में जो पावरफुल कंट्री है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कैसे अपने जो इंटेंशंस होते हैं उनको वहाँ पे मनवा लेती है, उसी को मैंडेट बनवा देती है। तो अब यहाँ से ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगला है मेंबरशिप की बात करें तो अभी यहाँ पे FATF की करंटली जो मेंबर हैं वो 37 जुरिडिक्शन मेंबर का वहाँ पे है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखने लायक कोई चीज़ है नहीं ऐसा खास, बस आपको पता होना चाहिए 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। हाँ, जो खास चीज़ वो है ये है कि इंडिया ने FATF को कब ज्वाइन किया, तो वो किया आपका 2010 में। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आपको पता होनी चाहिए थी। अब दूसरा है कि की एरियाज़ क्या है FATF की रिकमेंडेशंस के। FATF जो है आपको रिकमेंड कर दी है कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट्स को फॉलो करनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो वो है आपका मेजर्स लेने हैं टू बी प्लेस्ड इन क्रिमिनल जुरिडिक्शन, क्रिमिनल जस्टिस एंड रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ मेजर्स लेने हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है। प्रिवेंटिव मेजर मतलब रोकथाम वाले जो मेजर्स हैं उसको लेने के लिए है।
अगला है आपका मेजर्स हैं आपके ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए कंट्रीज़ के साथ में ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया जाए। इसी के साथ में एस्टेब्लिश किया जाए कम्पिटेंट अथॉरिटीज़, मतलब जो आपका कम्पिटेंट का मतलब है जो एबल हो डिसीजंस लेने में, वो चीज़ें। अब एफएटीएफ के बारे में एक खास चीज़ जो हमें बार बार आती है वो है आपका ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। इसके साथ में देख लेते हैं कि एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशन है इसमें एक नई चीज़ जोड़ी है, उसको बोलते हैं पीएफ, जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। और वो किस चीज़ का है? फाइनेंसिंग, तो इसको बोलेंगे फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। और जो प्रोलिफरेशन है वो है आपका ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। तो आजकल ये ज़्यादा चल रहा है न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन, जैसे आपने रशिया यूक्रेन के जो वॉर है, आप उसको कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वॉर के ऊपर तो आया था कि इनके बीच के जो कन्फ्लिक्ट को वॉर नहीं कहा जाए, तो हम भी उसको कन्फ्लिक्ट ही कहेंगे अभी तक तो, कि न्यूक्लियर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है उनका ट्रांसफर एक्सपोर्ट है, उसी को बोलेंगे प्रोलिफरेशन, मतलब उसका बढ़ना, उसको स्प्रेड करना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। और उसकी फाइनेंसिंग की जो बात है उसको एफएटीएफ की रिकमेंडेशन में की बार ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 40 रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई है, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। 2005 में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अर्ज किया था ऑल मेंबर स्टेट्स को कि वो इम्प्लीमेंट करें कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो एफएटीएफ ने रिकमेंड किया है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और इसकी कुछ रीजनल बॉडीज़ हैं, ये भी कोई खास चीज़ नहीं है। मॉनिटरिंग कंप्लाइंस जो है, ये सब ऐसी ही चीज़ है, बस आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाला पता करना है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ऑफिशियल एफएटीएफ टर्मिनोलॉजी नहीं है कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है, बस ये आपका एक तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। ऐसे कुछ ये कॉलिक्वल फ्रेज है, मतलब एक साथ बोलने के लिए वहाँ पे कंट्रीज़ को यहाँ पे उनकी कैटेगरी बन गई है, लेकिन एफएटीएफ की कोई टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं है। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि ग्रे लिस्ट में जो चीज़ें हैं उसको बोलेंगे कि जो जुरिडिक्शन है वहाँ पे वो अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग है, जबकि ब्लैक लिस्ट वाला जो है वो हाई रिस्क में है और उसको कॉल फॉर एक्शन के सब्जेक्ट के लिए भी उसको बोला जा सकता है। कंट्रीज इनके अंदर आती कैसे हैं, मतलब आती क्यों है, वाई कंट्रीज कम अंडर दीज लिस्ट। तो आपको देखना है कि कुछ स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज होती हैं, कमियां होती हैं, कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसी जो होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, टेरर फाइनेंसिंग है, और आपका प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग जो है उससे रिलेटेड, तो इस वजह से वो कंट्रीज़ में आ जाती हैं। अब इन ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में किसी भी कंट्री के होने के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं, जो कंट्रीज़ को फॉर्मली कमिट करना होता है डेवलप करने के लिए कुछ एक्शन प्लान ऐसे, कि ताकि स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसी जो है वो कम की जा सके ऐसी रिजीम में। और इसके साथ में कंप्लाई करना होता है कुछ कंडीशंस को जो एफएटीएफ जो है उसने लगाया गया है। और अदरवाइज इनको जो जैसे जो ग्रे लिस्ट में कंट्रीज है उनको ब्लैक लिस्ट में जाने का वहाँ पे खतरा रहता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट कमिंग क्या है एफएटीएफ की, तो सबसे पहली है कि लिस्टिंग की रिजीम जो है बहुत ही वीक है, मतलब दो ही इसमें है, एक तो ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। मतलब ये सीधा क्लियर कट बहुत ही सिंपल आपका कैटेगराइजेशन है, जो कि ठीक नहीं है। कुछ इसमें एक एक्सट्रीम हो गया कि ये तो ग्रे हो गया, ये ब्लैक लिस्ट हो गया। इसके बीच की भी तो कुछ कंट्रीज हो सकती है ना जो ग्रे लिस्ट से कुछ ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस हो सकता है और कंट्रीज़ के लिए। इम्पोर्टेंस का मतलब है कि और कंट्रीज़ को उससे कोई खतरा हो सकता है उस चीज़ के बारे में, और जिसे हम बोलेंगे डिफिशियंसी, स्ट्रेटजिक डिफिशियंसी, इनके डिफिशियंसी के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में भी कुछ और एक लिस्ट जैसा होना चाहिए। इसके साथ में इफेक्टिवनेस में कुछ कमी है, जैसे जो यहाँ से रूल्स जो बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं, वो सिर्फ रिलाई करती हैं एश्योरेंस के ऊपर। मतलब किसी कंट्री ने कह दिया कि हाँ हम ये आपकी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेंगे, तो उसी को मान लिया जाता है कि कर लेंगे। जैसे 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि उसने कुछ लीगल मेजर्स उठा लिए थे, लेकिन इसने काफ़ी सारे स्ट्रेटजिक एसेट्स जो है उनको यहाँ पे बचा लिया था। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल रेगुलेशंस बनते हैं, एक्चुअल जो गाइडलाइंस बनती है उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ में एफएटीएफ को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है पावर पॉलिटिक्स की फॉर्म में, क्योंकि इसमें डिसीजन कंसेंसस से लिए जाते हैं, कंट्री जो है एक दूसरे के फेवर में वोट करती हैं। तो इस वजह से ये एक रियल, आप कह सकते हैं कि और ग्रुप की तरह काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें कौन सी कंट्री को छोड़ा जाए, कौन सी कंट्री को इन लिस्टों में शामिल किया जाए, ये डिसीजन भी काफ़ी आपका इंक्लाइन होता है किसी साइड में। दूसरा है आपका ग्रुप का जो इनफॉर्मल मेथड है प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है यहाँ पे। इसके साथ में कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं है जो कि यहाँ पे कंस्टिट्यूट करे टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर। और ऐसी जो एक्टिविटीज़ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक तरीके से हेवन साबित हो रहा है।
इसके साथ में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की भी ज़रूरत है, जिसकी यहाँ पे भी कमी है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कॉपरेशन की भी बहुत नीड है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज भी इसमें देखने को मिलते हैं। रोड अहेड की बात करें तो वही कैटेगराइजेशन यहाँ पे सिंपल है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना है। इसके साथ में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट तो कर देंगी, लेकिन उनके पास में नेसेसरी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास में कैपेसिटी तो है, लेकिन वो अनविलिंग है, उनकी इच्छा ही नहीं है उनको रिकमेंडेशन जो दी है उनको लागू करने की। और ऐसा कैटेगराइजेशन हो जाए कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बीच की जो शेड्स हैं उसमें भी काफ़ी और सारी लिस्ट बनाई जाए। ऐसा होने के बाद में भी कुछ यहाँ पे ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्स यहाँ पे डिज़ाइन होने चाहिए, जिससे कि कंसल्टेशन जैसी चीज़ें वहाँ पे हो सकें। और ये अप्रोच जो है, जो कैटेगराइजेशन जो है, ये वाली कैटेगराइजेशन वाली जो अप्रोच है, ये आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है डिसीजन लेने में। और दूसरा जो रोड अहेड की फॉर्म हम कह सकते हैं कि एफ को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, अपॉइंटमेंट को फॉर्मलाइज करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में यहाँ पे कम्पिटिटिव सिस्टम यूज़ करना चाहिए। आगे देखिए कि कुछ रिस्क का इसमें इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब आपका कि इसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए कंटिन्यूसली। और पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कुछ कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, उन्हें ग्रे लिस्ट या आपको जो ब्लैक लिस्ट है से बाहर निकलने के लिए। तो उनको उनकी लीगल, रेगुलेटरी, इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स जो हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके साथ में कुछ मदद और देनी चाहिए, असिस्टेंस देना चाहिए, ताकि आपका जो आपकी असिस्टेंस जो है वो आपका आउटकम हो सकती है। जैसे कि रिसर्च और एनालिसिस होना चाहिए, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं उन पे रिसर्च की जाए, उनका एनालिसिस किया जाए और उससे सहायता पहुंचाई जाए कंट्रीज़ को। इसके साथ में क्लोज कोऑपरेशन और आपका कोऑर्डिनेशन विद की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको कह सकते हैं आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएन की जो और सब्सिडरी बॉडीज़ हैं और एफएटीएफ के स्टाइल की जो रीजनल बॉडीज़ हैं, वहाँ से कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। और वो आपको एफएटीएफ की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको साबित करने में, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हेल्प कर सकती है। तो हमने देखा कि एफएटीएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, खामियां क्या क्या हैं, खामियों को दूर करने के, शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कौन कौन सी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में इसमें डिफरेंस क्या है, मॉनिटरिंग कंप्लाइंस क्या चीज़ होती है। इसके साथ में रिकमेंडेशन इसकी क्या होती है, रिकमेंडेशन के जो एरियाज़ हैं वो क्या क्या है, कब बना था, 1989 में बना था। ओरिजिन इसका एम क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करना था, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को। इसके बाद में 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ऐड किया गया और अभी इसमें ऐड किया गया आपका पीएफ का। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन है, जो आपका केमिकल बायोलॉजिकल वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन है, उनके स्प्रेड को रोकने के लिए कि आपकी एक नई चीज़ जो कह सकते हैं, नया इनिशिएटिव कह सकते हैं, वो इसमें लिया गया है। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया है, आपने ये टॉपिक ठीक से समझ लिया है, इसको नोट कर लिया है। इसको कहीं भी टेररिस्ट जैसे, टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन मेंस में पुट होता है तो वहाँ पे एफएटीएफ का आप जिक्र कर सकते हैं। और आप इसकी जो मैंडेट है उनके बारे में आप तीन चीज़ जो इसके बताएं आपको, तीन चीज़ें, जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फिनांसिंग है और आपका फिनांसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन जो है, उन तीनों को वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो आपका आराम से 30 वर्ड तो यहाँ से सीधा सीधा यूज हो सकता है। तो 150 वर्ड के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं आंसर राइटिंग के, आंसर लिखने के, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।